गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विनय सर नॉलेज लैंड चैनल के माध्यम से एक बार फिर आया हूँ। आप लोग जो नए हैं, जो स्टूडेंट मेरा नया वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज और बेल आइकन दबा दें, तो मेरा सारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। क्योंकि मैं लॉकडाउन में स्टार्ट किया हूं वीडियो बनाना और आपके बीच वो जाता रहे, मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो को देखते रहें। चलिए, आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होता है, जो ऐसा लगता है जैसे जो नहीं पढ़ेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा। कभी डेट मिस हो जाएगा, कभी 3 जनवरी की जगह 4 जुलाई हो जाएगा, कभी 21 जून की जगह पे 22 दिसंबर हो जाएगा। तरह तरह का फंसाते रहता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक चीज क्लियर करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है ना। एक अपने अक्ष पे गति करती है जिसको घूर्णन गति कहते हैं। अक्ष की गति को कौन गति कहते हैं? घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। और सूर्य के चारों ओर गति करती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, परिक्रमा करने वाला गति। हम लोग जानते हैं पृथ्वी 2 प्रकार की गति ऐसे करती है, जैसे ये आपका सूर्य है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो अपने अक्ष पे तो पृथ्वी घूम ही रही है, जो गति को घूर्णन गति कहते हैं, और इसके चारों ओर जो घूम रही है उस गति को परिक्रमण गति के नाम जानते हैं। दोनों में अलग अलग दिन लगता है। घूर्णन गति करने अपने अक्ष पे पृथ्वी को घूमने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है, जिसको हम लोग अप्रोक्स में कह देते हैं 24 घंटा। कितना घंटा? 24 घंटा कहते हैं। 24 घंटा का दिन और रात होता है, 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात। ये आपको घूर्णन गति के अंतर्गत। और परिक्रमण गति का समय, परिक्रमण गति करने का समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं 365 दिन और 6 घंटा कह देते हैं। 6 घंटा कह देते हैं। 365 दिन 6 घंटा के रूप में हम लोग रखते हैं। यही 365 4 साल पे 6 घंटा बढ़ते 6 चौक 24 घंटा, 6 4 जा 24 घंटा आवर, 24 घंटा बढ़ जाता है, जो एक दिन बढ़ जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर की श्रेणी में रखते हैं। लीप ईयर अधिवर्ष का नाम आप लोग सुने होंगे। हम लोग जानते हैं 4 साल पे फरवरी महीना में एक दिन जोड़ दिया जाता है। फरवरी में 28 दिन होता है और लीप ईयर में वही बढ़ करके 29 दिन हो जाता है मैनेज करने के लिए। तो ये आपको परिक्रमण गति, ये आपका घूर्णन गति। घूर्णन गति को हम लोग, क्योंकि घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है, क्योंकि जानते हैं ये 24 घंटा में ही दिन और रात दोनों होता है, तो घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति बोल सकते हैं। कौन गति? दैनिक गति। दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। दिन की गति को दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। और ये परिक्रमण गति को हम लोग वार्षिक गति के रूप में लेते हैं। वर्ष में जो गति होता है उसको वार्षिक गति कहा जाता है, वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग परिक्रमण वार्षिक, इधर आपका घूर्णन दैनिक। घूर्णन को दैनिक कहा जाता है, परिक्रमण को वार्षिक कहा जाता है। तो घूमते घूमते पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक आ जाता है तो कभी सूर्य के दूर हो जाता है। दोनों का अलग अलग कंडीशन है। सबसे पहले इससे 3 क्वेश्चन अराइज होता है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये घूर्णन गति बोलेगा दिन और रात किस गति, पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होती है। दिन और रात किस गति के कारण होती है? आपको एग्जांपल में आपको रहेगा घूर्णन गति, ऑप्शन में रहेगा घूर्णन गति, दैनिक गति, तो उसमें हम लोग टिक कर सकते हैं। और दिन और रात का बड़ा या छोटा होना कौन गति के कारण? हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। तरह तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो दिन और रात का बड़ा या छोटा होना जब कहे तो परिक्रमण गति, वार्षिक गति। ऋतु का होना कहा जाए तो हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति, वार्षिक गति, है ना। ऋतु परिवर्तन भी होता है परिक्रमण गति के कारण, और दिन और रात का बड़ा या छोटा होना भी परिक्रमण गति के कारण। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ऋतु के बारे में जानते हैं कि ऋतु 4 प्रकार का। हम लोग एक गाना सुने हैं,
एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार। जब वो गाना बनाने वालों ने बताया एक बरस में मौसम चार, ऋतु पूछेगा तो ऋतु कितने प्रकार के? चार प्रकार के। ऋतु परिवर्तन जो होता है, ऋतु परिवर्तन जो होता है वो आपको परिक्रमण गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। और आपके दिमाग में आना चाहिए ऋतु कितने प्रकार के? चार प्रकार के। ऋतु में पहला ऋतु का नाम आता है परिक्रमण गति, तो है ही, और एक और कारण हो जाता है कक्षा में, मतलब अपने अक्ष पे झुकाव। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसका भी प्रभाव पड़ता है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन के लिए कितने कारक होना चाहिए? दो कारक। एक आपको पृथ्वी का परिक्रमण गति, दूसरा आपको उसका अक्ष पे झुकाव। अक्ष पे कितना डिग्री? अपने अक्ष पे पृथ्वी कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ। ऋतु के बारे में जानते हैं। ऋतु सीजन आपको चार प्रकार का। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु, और चौथा है शरद ऋतु। शीत ऋतु का काल जो होता है 15 दिसंबर से, है ना, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। ग्रीष्म ऋतु का 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु का 16 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। और इसका शरद ऋतु का 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ये आपको चारों ऋतु जब भी बोले, ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। दिमाग में सेट होना चाहिए। हाँ, ये सब ऋतु के बारे में हम जलवायु का जब क्लास लेंगे तो उसमें बताते रहेंगे कि ये शरद ऋतु में ही चक्रवात आता है। चक्रवात का काल शरद ऋतु को कहा जाता है। शरद ऋतु में ही दुर्गा पूजा होता है, इसलिए शरद ऋतु के दुर्गा पूजा को हम लोग कहते हैं शारदीय नवरात्र। हाँ, शारदीय नवरात्र के नाम शरद ऋतु में होता है, इसलिए शारदीय नवरात्र कहा जाता है। बहुत सारा चीज में पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग पृथ्वी की गतियां में देख रहे हैं। आगे है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते पृथ्वी कभी नजदीक आ गया और कभी दूर आ गया। हाँ, तो ये आपको ये सन है, ये आपका अर्थ है, और इधर भी आपका अर्थ है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये नजदीक दूरी है, ये ज्यादा दूरी है। यहां से मतलब यहां से यहां तक की दूरी, जब आपका न्यूनतम दूरी जो होता है, न्यूनतम दूरी होता है यहां से यहां तक की दूरी, इसके ये होता है आपको 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर। और यहां से यहां तक का जो दूरी होता है, ये आपका होता है, जब ज्यादा दूरी हो जाता है वो होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर। 2 करोड़ किलोमीटर। इसको मील में भी हम लोग देखते हैं, और इसको मील में देखते हैं तो 9.15 करोड़ मील। और आपको इधर देखते हैं तो 9.45 करोड़ मील। तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जब घूमते घूमते पृथ्वी कभी नजदीक आ जाती है, कभी दूर आ जाती है, नजदीक आने की स्थिति को उपसौर कहा जाता है। उपसौर को इंग्लिश में पेरिहिलियन कहते हैं। पेरिहिलियन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य से नजदीक आ जाता है, इस स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं। ये कितने तारीख को होता है? 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को बोलेगा उपसौर कितने तारीख को? तो 3 जनवरी को। और आपको दूरी जो ज्यादा बढ़ जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है अपसौर। इस कंडीशन को कहते हैं अपसौर। अपसौर को कहा जाता है एफिलियन। इंग्लिश में कहते हैं एफिलियन।
है ना। तो ये आपको जब भी कहेगा उपसौर नजदीक, जब नजदीक दूर नजदीक आ जाती है पृथ्वी सूर्य से, उसको उपसौर कहते हैं। जो कितने तारीख को, तो 3 जनवरी को। जब दूर आ जाती है उसको क्या कहते हैं, अपसौर। ये कितने तारीख को, 4 जुलाई को। हमेशा नजदीक, उप मतलब नजदीक। उप राष्ट्रपति बड़ा होता है कि उपराष्ट्रपति बड़ा होता है, सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति बड़ा होता है। उप लग गया तो छोटा, हमेशा उप लगता है तो छोटा, अप लगता है तो बड़ा। ज्योग्राफी में हमेशा दिमाग में रखना, उप लगा तो छोटा, तो 3 छोटा है कि 4 छोटा, 3 छोटा है तो उपसौर में बोलेंगे 3 तारीख को और अपसौर में बोलेंगे 4 तारीख को। ये जनवरी में और ये जुलाई में, इतना आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब कहा जाता है, इसी के सेंस में हम पूछा जाता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, दिन और रात बराबर कब होता है, सबसे बड़ा रात कब होता है, सबसे छोटा रात कब होता है। तरह तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक टॉपिक आता है इसी में विषुव। विषुव में हम लोग देखते हैं, विषुव जिसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स हम लोग जानते हैं जब सूर्य, ये आपको पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, सूर्य से लाइट जा रहा है, सूर्य से लाइट जा रही है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और बीच में पृथ्वी को जो रेखा 2 बराबर भागों में बांटता है उसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो मेरा अक्षांश देशांतर वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा, वो भी आप लोग वो देखेंगे, हमें मेरा एक वीडियो देखते रहेंगे। ये आपको जब भी सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो वहां पे दिन और रात बराबर होता है। तो मतलब जितना जब भी दिन और रात बराबर होता है, जब भी दिन और रात बराबर होता है, कब बराबर होता है, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे विषुव की बात करते हैं। विषुव का अर्थ होता है दिन और रात का बराबर होना। दिन और रात जब बराबर, पृथ्वी पर दिन और रात जब बराबर होते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, विषुव के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है बसंत विषुव, एक होता है शरद विषुव। एक होता है बसंत, एक होता है शरद विषुव। तो आपके दिमाग में आना चाहिए बसंत विषुव कब होता है और शरद विषुव कब होता है। बसंत विषुव को इंग्लिश में स्प्रिंग इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, इसको ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये बसंत विषुव उत्तरी गोलार्ध में, हमेशा हम लोग जानते हैं पृथ्वी गोल है, यहाँ उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिण ध्रुव, ये आपका भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा, बीचों बीच रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। जब भी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में जब दिन और रात बराबर होता है, तो उसको कौन विषुव कहते हैं, बसंत विषुव के नाम जानते हैं। ये कब होता है, बसंत विषुव कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होता है, ये आपका होता है 21 मार्च को, 21 मार्च को। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात कब बराबर होता है, जिसको शरद विषुव कहते हैं, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को हम लोग जानते हैं विषुव, इक्विनॉक्स, इक्वी मतलब बराबर, जब दिन और रात बराबर होता है तो उसे विषुव कहा जाता है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध हम लोग जानते हैं, कर का एक वीडियो आपका अक्षांश देशांतर, उसमें पता चलेगा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो काल्पनिक रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री पर। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। और याद करेंगे, जो भी ऊपर वाला देश होगा, कर्क रेखा होगा। हम लोग जानते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से,
8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा पर जो जो देश होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो जो देश होगा, वहां पे दिन और रात कब बराबर होता है? तो 21 मार्च को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, मकर रेखा पर जो जो देश है, मैं एक वीडियो बताऊंगा जिसमें सब सारा देश के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन रेखा पर, जिससे एग्जाम में, दरोगा वाले एग्जाम में भी पूछा गया था। मैं हमेशा उसका चर्चा करते रहता हूं। आप लोग को वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कौन कौन देश कर्क रेखा पर है, कौन कौन देश मकर रेखा पर है, कौन कौन देश भूमध्य रेखा पर है, कौन कौन देश 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है। सबके बारे में मैं बताऊंगा। तो याद करना है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है कब? 21 मार्च को। दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को। अब कहेगा सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन जिसको हम लोग कहते हैं, एक टर्म आता है कर्क संक्रांति, एक आता है मकर संक्रांति, और इस कर्क संक्रांति को कहते हैं ग्रीष्म अयनांत, और एक को कहते हैं शीत अयनांत, है ना? आपके दिमाग में आना चाहिए। ये एक आपका कर्क संक्रांति होता है, कर्क संक्रांति, और इसको कहा जाता है कर्क संक्रांति। जो पॉइंट है ये आपका होता है 21 जून को। 21 जून को कर्क संक्रांति होता है, और इसी को कहा जाता है विश्व योगा दिवस, है ना? विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और इससे एक क्वेश्चन बनता है, नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य कब उगता है? नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य उगता है। मध्य रात्रि का सूर्य उगता है कितने तारीख को? तो आपको 21 जून को। कर्क संक्रांति कब? 21 जून को। मतलब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन को ही कर्क संक्रांति, मतलब सूर्य का किरण जब पृथ्वी के कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है, कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है, सूर्य का किरण जब कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है, तो वहां पे हम लोग जानते हैं कि सूर्य का किरण पड़ेगा तो वहां पे तो दिन होगा ही, बड़ा दिन होगा। और यहाँ पे सूर्य का किरण कर्क रेखा पे पड़ जाता है, ये आपका सूर्य का किरण कर्क रेखा पे पड़ जाता है, तो वहां पे उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं यह कर्क संक्रांति। हाँ, कर्क संक्रांति में उसी दिन आपको कहते हैं विश्व योगा दिवस, और नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य उगता है। मध्य रात्रि में वहां सूर्य उग जाता है, जो कहा जाता है आपको। दूसरा होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब होता है? मकर संक्रांति जो होता है वो आपका 22 दिसंबर को होता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है। याद रखने के लिए एक टेक्निक बता देंगे। मकर रेखा पर जब सूर्य का किरण मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है, तो आपको दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सूर्य रहेगा तो दिन तो बड़ा होगा ही। जब डायरेक्ट सूर्य का किरण यहाँ पे पड़ता है मकर रेखा पर, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जब आपको उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, उसी दिन सबसे छोटा रात होगा, है ना? दिमाग में रखना है, सबसे बड़ा दिन है तो सबसे छोटा रात होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे, ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में, हाँ, मकर संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और इसी दिन आपको सबसे छोटी रात होता है। बोले दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होता है? तो 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होता है? 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो आपको 21 जून। सबसे छोटी रात कब होता है? 21 जून। याद रखने के लिए एक टेक्निक मैं बता रहा हूं, आपके दिमाग में आ जाएगा। 21 मार्च, इधर आपका 23 सितंबर, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध में मार्च के बाद कौन महीना? अप्रैल के बाद कौन महीना? मई के बाद कौन महीना? जून। सितंबर के बाद कौन महीना?
अक्टूबर, अक्टूबर के बाद कौन महीना? नवंबर, नवंबर के बाद कौन महीना? दिसंबर। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 2 महीना गैप करके तीसरा महीना में 21 लगा देंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा सबसे दिन और रात बराबर कब होता है? तो 21 मार्च। दिन और रात बराबर पहले वाले महीने, और जो अंत में आएगा 21 जो जून लगा है 21 में, वो सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, है ना। डेट सेम, बस 2 मंथ का गैप हम लोग करेंगे टेक्निक से। और यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2 महीना गैप करके 23 के जगह सिर्फ यहाँ पे 22 लगा देना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, और आपको 22 दिसंबर को, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। इतना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। बड़ी प्यार से ये समझा रहे हैं, जब बड़ा दिन होगा तो छोटी रात होगा, छोटा दिन होगा तो बड़ा रात होगा। तो तरह तरह से क्वेश्चन आपको फंसाएगा, बस डेट दिमाग में रखना है, प्लस जो टेक्निक बताएं उसको दिमाग में रखना है। एक एक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बेस्ट ऑफ लक।